तो हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल, जो हमारे साइंस का थर्ड चैप्टर है और हमारी सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो रिएक्ट कैसे करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे पास पहला पॉइंट है एलिमेंट, विच इज मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, तो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, या हम इसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एलिमेंट वही होता है जो एटम से मिलके बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास O2, Au मतलब गोल्ड, Fe मतलब आयरन, Ag मतलब सिल्वर, और Cu मतलब Cu नहीं मतलब Cu भी मान सकते हैं हम। Cu मतलब कॉपर और C मतलब कार्बन, और बाकी के जितने भी एलिमेंट नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल मेटल है, वो सारे ऐसे। ठीक है, तो हमारे जो नेचर में मिलते हैं, जो हमने अभी तक फाइंड किए हैं, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट ने अभी तक निकाले हैं, वो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उनमें से मेटल है 90, नॉन मेटल है 22, और बाकी के जो बचते हैं वो मेटलॉइड्स हैं। अब मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स होते हैं जो हम मेटल और नॉन मेटल को मिल के बनते हैं ना, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो देखते हैं, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं मेटल की। तो पहले एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, Al, Cu, Fe, Ag, Au, Ag। ठीक है, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन Ne, सल्फर, कब लगा था इसमें दोबारा नॉन मेटल से चल जा तू। तो नॉन मेटल देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन मेटल मतलब मेटलॉइड्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास है ब्रोमीन, दूसरा हमारे पास सिलिकॉन, तीसरा हमारे पास जर्मेनियम। अब मैंने इसके इनके सब के 4 या 5 एग्जाम्पल लिए, इनके 3 क्यों लिए? 3 इसलिए लिए क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बस 1 या 2 एग्जाम्पल पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल आर डक्टाइल। मेटल आर डक्टाइल का मतलब होता है कि जिसे हम खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अब जैसे आप वायर सुनते हो ना, एकदम आपके दिमाग में कॉपर वर्ड जनरेट हो जाता है, क्योंकि बताओ इससे हमारे घरों की वायरिंग होती है। ठीक है, तो कॉपर तो आ ही जाएगा। कॉपर और गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, जिन्हें हम बहुत ज्यादा खींच के वायर बना सकते हैं लंबे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है जैसे कोई मेटल है, हम उसे बीट करते रहते हैं हथौड़े से या किसी भी चीज से मार लो, ठीक है, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लंबी शीट बन जाती है उसकी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सम मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स by beating them. This property is called malleability. ठीक है, और गोल्ड है, जैसा आप देखो वायर में भी जब हम वायर बनाए थे डक्टिलिटी कर रहे थे, देख रहे थे, तो तब भी गोल्ड सबसे ऊपर था, और अब भी गोल्ड सबसे ऊपर है वो बनाने में थिन शीट्स। अब देखते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर of heat and electricity.
मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है जो हमारे घर में बर्तनों में यूज होता है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम के बनने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हीट कंज्यूम करते हैं और हमें अच्छी हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आप कॉपर ही मान लो, क्योंकि हमारे घर में वायरिंग होती है कॉपर की। तो मेटल आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी, ठीक है, शाइनी होता है लस्ट्रस का मतलब। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा लस्ट्रस मेटल होते हैं, ठीक है। तो अब देख लेता अगला पॉइंट, मेटल आर सोनोरस। मेटल आर सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल बेल ले लेते हैं। बेल अलॉय होता है काफ़ी सारे मेटल का मिलके, ठीक है, जैसे आयरन, टिन, ऐसे मेटल को मिला के बनता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी को छोड़कर सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड होता है और मर्क्यूरी होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। अगर आप इतना सारा लिख दोगे ना, आपको पूरे मार्क्स गारंटीड होते हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, मेटल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये अगला पॉइंट है, ठीक है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है सिल्वर और कॉपर, तीनों में से गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। मेटल हैव मतलब सारे मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीजियम को छोड़कर, ठीक है। इस वाली लाइन का ये मतलब है। और इसका तो आप जान चुके होंगे कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सिल्वर और कॉपर। तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल शोज वैरायटी ऑफ कलर, मतलब जो नॉन मेटल होता है वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर शो येलो कलर, आयोडीन शो वॉयलेट कलर, ब्रोमीन शो रेडिश कलर, फॉस्फोरस की स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर देता हूँ। फॉस्फोरस शोज रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। दोनों कलर शो करता है, मतलब अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। तो इससे अगला देख लेते हैं, द नॉन मेटल आर either solid और gaseous except ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए इसे छोड़ के जो बताऊं नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। हम एक तरह से ये कह सकते हैं इसमें तीनों फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बिल्कुल ना मेटल के उल्टे होते हैं। जैसे मेटल पूरे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये नहीं होता, ठीक है। पर अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड को देखें, वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होता है, और ग्रेफाइट तो हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। पर उसे हम यूज नहीं कर सकते खाने में, उसे हम पेंसिल में यूज करते हैं, सम सिलिका के साथ, मतलब मिट्टी में लगा थोड़ी सी, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं, नॉन मेटल आर नॉन लस्टर्स, नॉन डक्टाइल
एंड नॉन मैलिएबल। इसका मतलब है जो जो नॉन मेटल है वो ना ही लस्ट्रस होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही मैलिएबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, इसमें लस्ट्रस में, क्योंकि आयोडीन थोड़ा शाइनी सा होता है, ठीक है। आयोडीन थोड़ा शाइनी सा होता है, उसका कलर वैसे तो होता है वॉयलेट ही, पर उसके ऊपर ग्रे शाइन सी आती है, ठीक है। उसकी वजह से वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, ठीक है। जैसा हमने पॉइंट्स बना रखा है कि आयोडीन एक नॉन मेटल है बट वो फिर भी चमकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंस में, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला पॉइंट आता है मेटल के साथ, वो आता है मेटल आर डक्टाइल, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि हम इसे खींच के थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप पढ़ सकते हैं, मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे AU देख लेते हैं, मतलब गोल्ड, ठीक है। AG देख लेते हैं, मतलब सिल्वर, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है। और जो नॉन मेटल है इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, मेटल आर लस्ट्रस, मतलब मेटल चमकदार होते हैं एकदम, जैसे आपने देखा होगा चमकते हुए, ठीक है। तो देख लेते हैं आर शाइनी इन नेचर, इसका मतलब चमकदार होता है वो नेचर में। नॉन मेटल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पर आयोडीन को छोड़कर जो आयोडीन होता है वो हल्का ग्रे शाइनी होता है, ठीक है। उसमें हल्की सी ग्रे शाइन होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबल का भी मतलब मैंने आपको बताया था, मैलिएबल का मतलब होता है कि हम उसे बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय बीटिंग देम, ठीक है। जो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, नॉन मेटल में आर नॉट मैलिएबल, ठीक है। दे आर सोनोरस, मतलब इसका मतलब मेटल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। और इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, दे आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं अगर आपका मन है कि हाँ मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं कम से कम, ठीक है। तो एक पॉइंट आता है कि मेटल आर सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, और इसमें आता है नॉन मेटल आर सॉलिड गैसियस, ठीक है, और लिक्विड एक्सेप्ट ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन लिक्विड होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे कोई मेटल है या नॉन मेटल है, जैसे फॉस्फोरस, ठीक है। तो हम इसकी काउंट करते हैं उस इसके नंबर के वाइज, ठीक है। तो जो सोडियम है, मतलब जो सोडियम है Na है, वो 11वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे 2 8 1, 2 + 8 = 10, और जो लास्ट का है 1। वैसे जो ये होता है ये ऐसे होता है 2, 8, 8, 16, इसके आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम जहाँ तक हमारा बेसिक है तो वहाँ तक देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 बचेगा, मैग्नीशियम में 2 बचता है क्यों 12 नंबर पर आता है, एल्युमिनियम में 3 बचता है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इसके साइड में क्यों बचता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जो सोडियम है, ठीक है, सल्फर है, मतलब सोडियम कह रहा,
सल्फर है, ठीक है। उसके पीछे बचता है 8, जो फॉस्फोरस है उसके पीछे बचता है 5, और जो Cl है उसके पीछे बचता है 7, ठीक है। तो ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा इसके नंबर, ठीक है, कि 10 वो Na कौन से नंबर पे आता है, Mg कौन से नंबर पे आता है, Al कौन से नंबर पे आता है, ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो तो आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से याद हो जाएंगे। तो अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर। इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या गेनर कौन होता है, ठीक है। तो आप जैसे इजीली देख पाते हो, देख सकते हो, जैसे Na है, ठीक है। Na के पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हुआ है इसके अंदर। और जो P है, P नहीं Cl मान लेते हैं, Cl जो है हमारे पास है 2,8,7, ठीक है। अब आप खुद देखो, जो ये चीज़ है 1, यहाँ पे हमें 8 करना है, तो हमें इससे इसमें डालना चाहिए या 1 को इसमें डालना चाहिए। तो हमें जो ये है ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब ये इसे ले लेगा, जैसे ये Cl 2,8,7 बन जाएगा, मतलब 8 बन जाएगा, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है Na से। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl, जो हमारा घर का नमक होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनायंस, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे लिखा हुआ है, वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके। तो वैसे आपको मैंने पीछे वो अभी बताया था वीडियो में कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कुछ भी मान लो, MgO बना लो, FO पोटेशियम ऑक्साइड बना लो, ठीक है, ऐसे। तो ये बेसिक होता है नेचर में, बेसिक होता है, बी लिख दिया मैंने बेसिक की जगह, ठीक है। बेसिक होता है नेचर में। और इसमें एक्सेप्शन भी आता है कि एम्फोटेरिक हो जाता है कोई सब्सटेंस, जैसे आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम इसे बेस में डालते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और एसिड में डालते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं हम। तो चलो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। इसका फंडा बेसिकली होता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से शुरू होता है और सबसे खत्म हो जाता है। जैसे ये एरो है, आप एरो देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे से स्टार्ट होके ऊपर खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये पीक है, सबसे ऊपर पीक माने सबसे ऊपर एलिमेंट आता है जिसे हम पोटेशियम कहते हैं, और ये सबसे
इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सोडियम भी सेम इस पे ही आता है, सोडियम भी सेम इस पे आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता ये भी है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बाकी ये जितने भी एलिमेंट है, बाकी ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो ये लास्ट के वो आता है वो आता है इंक्रीजली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो मर्क्यूरी और जो मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड होता है वो आता है लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, ठीक है। अब हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल पता होना चाहिए, और उसमें हमें पता होना चाहिए कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, किससे ज्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि जब रिएक्ट करने पे आएगा ना हमें दो मेटल दे देगा, जैसे हमें दो मेटल दे देगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आयरन और जिंक। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयरन और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होगी, आप बोल देना जिंक। बस ऐसे ही। चलो अच्छा, अब अगले देखते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे याद करता है तो आसान तरीका ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का। तो पहले के से कालूनाथ, एन ए से नाथ है, सी ए से है का माली मतलब एम जी, ठीक है। तो के से कालू, एन ए से नाथ, सी ए से का और एम से माली और ए एल से आलू, जेड एन से ज़रा, फीके, पी बी बनाता है ज़रा फीके बनाता है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या मेटल है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों को मिला के Pb और ये हो गया H। तो हमने हाइड्रोजन तक पूरे कर लिए, ठीक है, के से लेकर हाइड्रोजन तक, ठीक है। के, एन ए, सी ए, एम जी, ए एल, जेड एन, पी बी और एच, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सी यू, एच जी और ए जी और ए यू में। तो सिंपल सा हम इसे छोटा बनाने के लिए एक स्टोरी से जोड़ लेंगे कि सी यू से बन जाएगा कुआरा, एच जी से बन जाएगा होगा, ए यू से हो जाएगा आगे, एच जी एस का मतलब मर्क्यूरी, और ऑल्टो मतलब आगे, ए जी हो जाएगा आगे, ए जी मतलब सिल्वर आगे, ए यू को मानते हैं ऑल्टो के। तो ए यू हो जाएगा। तो बस ऐसे याद कर लो एक बार आराम से पढ़ के, दो कहानियाँ आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल की, वो बेसिकली उसके रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाई थी आपको। तो पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं मेटल की, जो ऑक्सीजन के साथ करता है वो। तो अब पढ़ते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म टू ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड।
ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो 4K प्लस O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, मतलब जो मेटल ऑक्साइड होता है वो जनरली बेसिक होता है नेचर में, अपने नेचर में बेसिक होता है, बट कैन ऑल्सो बी एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ये होता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स ये कभी कभी एसिड के तरह भी काम करता है, बेसिक के तरह भी काम करता है। अगर तुम इसे वो एसिडिक कंपाउंड में डालोगे तो ये बेसिक की तरह काम करेगा, अगर आप इसे बताओ बेसिक कंपाउंड में डालोगे तो ये एसिडिक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो अगला पेज देख लेते हैं। तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है, विच मेटल आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, कौन कौन से मेटल होते हैं, मतलब किन किन मेटल का ऑक्साइड होता है आर एम्फोटेरिक, जो एम्फोटेरिक होता है। तो पहला हमारे पास आता है कॉपर, जो कॉपर का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। दूसरा हमारे पास आता है जिंक, मतलब Zn भी कहते हैं जिसे, जिसका ये होता है फॉर्मूला ZnO। ठीक है, ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। टिन का होता है Cn। ठीक है, टिन का भी ये फॉर्मूला होता है, ये भी एम्फोटेरिक होता है। लेड भी एम्फोटेरिक होता है, लेड का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, जो हम कहते हैं Pb3O4। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक होता है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ये जब हम एसिड में डालते हैं तो बेस की तरह रिएक्ट करता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो एसिड की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं ऐसे ऐसे रिएक्ट लाइक एसिड, और जब हम एसिड में डाल रहे हैं रिएक्ट लाइक बेस। ठीक है, तो ये ऐसे देख लेते हैं, ये याद कर लो क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि गिव सम एम्फोटेरिक मेटल नेम। ठीक है, मेटल ऑक्साइड नेम्स ऐसे पूछ लेते हैं। ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, टिक द करेक्ट बन गई। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं। ऑफ मेटल विद वाटर, अब रिएक्टिविटी देख लेते हैं मेटल की वाटर के साथ। ठीक है, अभी हमने ऑक्सीजन के देखी थी, तो ये सेम है, ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब जब ऑक्सीजन के साथ करा रहे थे वो बना रहा था मेटल ऑक्साइड, अब हम जब वाटर के साथ करा रहे हैं तो बना रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड वेयर एज सम ऑफ देम डू नॉट रिएक्ट, मतलब कुछ मेटल ऐसे भी है जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे हमारे पास हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते इतनी जल्दी। रिएक्टिविटी विद वाटर डिफर फ्रॉम मेटल टू मेटल, जो रिएक्टिविटी होती है वाटर की वो अलग अलग मेटल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सोडियम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये ऐसे ही बन जाएगा 2NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इवॉल्व होगी इसमें से हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हम तो अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड।
तो ओके, तो अब पढ़ते हैं मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वर्गुअसली, मतलब एकदम जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं विद डाइल्यूट एसिड लाइक HCl, ठीक है, और H2SO4 टू फॉर्म मेटल, सोल्ट एंड हाइड्रोजन, बनाने के लिए मेटल, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। और उसके उल्टा वाइल मेटल वो Mg, Zn, Fe, tin एंड लेड डू नॉट रिएक्ट वर्गुअसली, मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करते विद एसिड, बहुत धीरे धीरे करते हैं। अब जैसे रिएक्शन देख ही सकते हैं आप, Mg प्लस 2HCl, जो Mg प्लस 2HCl है वो रिएक्ट कर रहा है, जो Cl है वो Mg के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, और जो H है वो इवोल्यूट हो रहा है, मतलब निकल जा रहा है बाहर। अब H ना Cl Mg पे क्यों गया, क्योंकि Mg ज्यादा रिएक्टिव है H से, ठीक है। अब देखते हैं Fe, यही सेम केस इसमें है, ये मेटल की तरफ रिएक्ट हो जाएगा और H2 बाहर निकालेगा, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता हो, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में मिलता है, और ये हम इंडस्ट्री में बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल सोल्ट, ठीक है। मेटल सोल्ट की रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव readily with the rapidly है शायद, ठीक है, rapidly है शायद यहाँ पे, with less reactive metal, more reactive metal displace the less reactive metal to form oxide, कैल्शियम एंड सोडियम, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है Zn, जो ये Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, ठीक है। तो ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा इसकी जगह से और खुद बैठ जाएगा इस जगह पे, और ये तो निकल जाएगा साइड में, ठीक है, जैसे इसमें करा हुआ है यहाँ पे। आपको अब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी ना, उसमें से आपको इसलिए कहा था कि आसानी पड़ेगी, उसे जरूर याद करना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो पहले टर्म आती है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और न्यूट्रल भी बना सकता है, ठीक है। जो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O का, क्योंकि जब H को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो बनाता है H2O, ठीक है, ऐसा कुछ देता है ना, तो वाटर तो न्यूट्रल होता है। अब इसकी जगह हम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं CO, ठीक है, तो CO2 देगा, जो बेसिकली एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कार्बन फॉर्म अ एसिडिक ऑक्साइड, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि बताओ ब्लू लिटमस को रेड बना देता है क्योंकि वो एसिडिक है, ठीक है, एसिड है। अब एग्जांपल देख लेते हैं सल्फ्यूरिक, सल्फर का, ठीक है।
सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का प्लस H2O, जो बना रहा है हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, रिएक्शन ही नहीं करता वो वाटर के साथ। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ। तो ये टर्म तो पूछ सकते हैं, ये टर्म की बताऊं, नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा। तो आपको सिंपली लिख देना है कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो अगला पेज देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। तो अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ। दे डू नॉट डिस्प्लेस, जब रिएक्ट नहीं करने के वो डिस्प्लेस कैसे कर देगा हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि नॉन मेटल अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको सिंपली लिख देना नो, इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो अब देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सोल्ट वाटर। ठीक है, अब सोल्ट वाटर के साथ देखते हैं। अब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके सोल्ट सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड कौन क्या होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ई नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर जब बताओ किसी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये तब बनता है। ठीक है, पर आयनिक कंपाउंड तब बनता है। तो हम जैसे देख लेते हैं, देखो जैसे ये है, जैसे Na है, Na के पास 2, 8 और 1 होता है। तो लास्ट सेल में 8 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमें, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, पर इसके पास 1 है। तो बताओ ये 1 लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा, ये 1 लूज किया उसने, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। ठीक है, और Cl पे 7 होते हैं। ठीक है, तो ये एक गेन करेगा। तो हमने ये जो Na का लिया, तो ये हमने Na से लेके इस पे दे दिया, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये 8 बन जाएगा और इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये इन दोनों को पास लाया जाएगा, एक दूसरे चिपक जाएंगे एकदम। ठीक है, जैसे मैग्नेट चिपक जाती है। ठीक है, ये चिपक के बनाएंगे NaCl। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा मजबूत फोर्स होता है। ठीक है, इसी चीज की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब इंक्रीज हो जाता है, पर हम इसकी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड को। इसे आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हाँ, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के साथ हो सकता है और किसी चीज के साथ नहीं हो सकता। मेटल मेटल के साथ नहीं कर सकता, नॉन मेटल के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ये मेटल नॉन मेटल के साथ ही करेगा। तो जैसे अब हम देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, जैसे ये ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का हाइड्रोजन के पास आप सबको पता है एक ही वो होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन को अपना, इसका तो सेकंड भी पूरा है, जिसमें फर्स्ट शेल भी पूरा नहीं है, जिसमें 2 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने साथ
एक H और जोड़ लेता है, ठीक है, एक H और जोड़ लेता है, जिससे बन जाता है H2 बन जाता है, ठीक है। अब इस चीज को, जो ये चीज है ना, ये चीज, जो ये चीज है बीच की, इसे कहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे इसे भी, जो ये वाला H है, इसे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो ये वाला H है, इसके पास, इसे भी ये लग रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो ये पॉसिबल है सिर्फ नॉन मेटल में, नॉन मेटल्स, ये पॉसिबल होता है सिर्फ नॉन मेटल्स में, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है, इसमें कोई फोर्स नहीं बनती है, इसलिए बहुत जल्दी टूट जाता है हल्की सी हीट देने पे। और क्या बताऊं, और आगे बढ़ते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम Na मान लेते हैं, Na, ठीक है, NaCl, ठीक है। जो Na होता है, मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें रिएक्शन में, ठीक है। और जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है Cl पे, ठीक है, जैसे आप इन दोनों में देख सकते हैं। तो हम किसके बेसिस पे बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बनाते हैं, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी डॉट लगेगी 1, ठीक है। और इस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पे 7 क्रॉस लगेंगे। आप दोनों में से एक्सचेंज किसी भी कर सकते हैं, इस पे भी एक्स लगा सकते हैं और इस पे भी डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे डॉट प्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को और एक्स प्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों एक जैसे ही है, बस वो बना रखे हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव लगाएं, ठीक है। तो जब हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे, जो ये डॉट है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो चला जाएगा, आ जाएगा इस जगह, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये इसके पास आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये बना देगा NaCl, जो हमें चाहिए था, बस ये बन गया। तो पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहला आता है फिजिकल नेचर। वो फिजिकल नेचर मतलब वो बाहर से कैसा होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, सॉलिड होता है, एंड आर सून व्हाट हार्ड, एंड हार्ड, सॉलिड और हार्ड होता है, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। जैसे हम NaCl मान लेते हैं, NaCl, इस पे प्लस होता है, इसके पास नेगेटिव होता है, जो इसके बीच में फोर्स बनती है, इस फोर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस फोर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में लगती है, और ये इसके वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। बट बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देख लेना है अलग
गलत हो रही तो अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो पहली टर्म आती है हमारे पास फिजिकल नेचर, उसका बाहरी नेचर कैसा होता है। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, वो सॉलिड होते हैं, एंड हार्ड, वो सख्त भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो, आप NaCl ले लो, नमक ले लो, ठीक है, NaCl, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है ना, जो ये फोर्स लगता है, उसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, ठीक है, बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज। सेकंड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम एनर्जी, इसे ज्यादा मेल्ट, मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। देखा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों हमें हाई चाहिए होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो अब सोल्यूबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड को ही कहते हैं, ठीक है। आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब अगर हम नमक लेंगे तो बताऊँ वो वाटर में घुल ही जाएगा, ठीक है। पर अगर हम इसे पेट्रोल में घोलना चाहे, नहीं घुलेगा। केरोसिन में घोलना चाहे, नहीं घुलेगा। पर अगर अभी मैं हाइड्रोजन ले आऊं, हाइड्रोजन घुल जाएगा केरोसिन में, ठीक है, वाटर में भी। तो ये आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो नमक है, जो नमक का पानी होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पर अगर हम नमक को सॉलिड फॉर्म में ले, जैसे ये सॉलिड है, ये नमक है, तो इसे सॉलिड फॉर्म में ले, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने की, ठीक है, क्योंकि आयंस के पास इतनी जगह ही नहीं होने की कि वो आपस में, या देखो ये है ना प्लस Cl है, ठीक है, माइनस। अब ये ऐसे जुड़े रहता है, बिल्कुल बंज बना रहता है, एक मतलब बहुत कस के बना रहता है, ठीक है, जिसके वजह से ये सॉलिड होता है और ज्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर हम इन्हें वाटर में मिला दे तो ये बेस्ट कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यह द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। देखा, ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन में है उस टाइम चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, वो मूव करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस which move the opposite electrode when electricity is passed through the solution। बस यही है, आप चाहे ये भी ना याद करो, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड क्या होती है अगर वो पानी में मिला हो, ठीक है, अगर वो उसका सॉल्यूशन बना हो एक्वस। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ठीक है, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को।